दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बातें 2019 की। 2019 में जो 2014 से 2019 तक की 17वीं लोकसभा थी, तो उसका कार्यकाल का वो अंतिम समय था। सत्र समाप्त हो चुका था, तो उसके बाद अगले जो इलेक्शन होने थे 2019 के, उसमें जाना था जितने भी एमपी थे उन्होंने। तो उस लोकसभा के आखिरी टाइम में जब वो सत्र चल रहा था, तो उसमें मुलायम सिंह यादव जी का एक मैं भाषण सुन रहा था। तो उसमें मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आज इस लोकसभा के अंदर जितने भी सांसद हैं, वो सभी दोबारा चुन के आएँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। और साथ में मैं प्रार्थना करना चाहूँगा भगवान से कि जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो भी अगली बार प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने हर उसकी तारीफ़ की थी, हर पार्टी के, हर उसकी की। और ये कहा था कि मेरी एक ही इच्छा है कि चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो सभी के सभी चुन के दोबारा से यहाँ आए अगले उसमें 17वीं लोकसभा के उसमें। तो इस चीज़ का दोस्तों अखिलेश यादव ने बुरा माना। और उन्होंने कहा भी अब मुलायम सिंह यादव जी को कि आप हमारी दूसरी पार्टी, वो हमारे विरोधी दल के हैं, और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे आशीर्वाद दे रहे हो कि वो दोबारा आए। तो वो चुप रह गए मुलायम सिंह यादव जी। लेकिन मैंने उस चीज़ का ये लगाया कि वो एक बुजुर्ग का आशीर्वाद था, एक ज़िंदगी जिसने देखी हो, जिसने जी और सब कुछ देख लिया हो, तो वो लास्ट में उसको सब कुछ वो हो जाता है, सारी दुनियादारी का भी समझ में आ जाता है, सारा खेल समझ में आता है। तो फिर उसके पास सिवाय आशीर्वाद के, सिवाय दुआओं के कुछ निकलता उसके दिल से। क्यों? क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो ज़िंदगी को भी समझ चुका होता है। तो मैंने इस चीज़ को मुलायम सिंह यादव की सहृदयता मानी। और उसके बाद हालाँकि वो 2019 में भी जीते, 2022 में उनका निधन हो गया था 10 सितंबर को शायद। तो उसके बीच में 2019 और 2022 के बीच में उन्होंने एक बयान दे दिया था और उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। जबकि मैंने उन उस बयान को भी उनकी सहृदयता ही माना। मैंने उनकी आलोचना नहीं की, बल्कि मैंने उनको यही कहा था कि ये एक अच्छा जेस्चर है, हालाँकि कानूनी रूप से ये गलत है। और वो उनका बयान ये था कि उन्होंने, किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया था कि आजकल के ये जो लड़के हैं बलात्कार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? तो उनके मुँह से ये निकलेगा, वो बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ था, और महिला संगठनों ने बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। तो मैंने उसमें भी ये देखा था कि ये बात सही है, कि जब कोई इस तरह का बच्चा वो कर देता है, तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, वो जेल में जाता है, सारी उम्र जेल में, तो उसको ये एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। और ये जब आदमी जेल में ज़िंदगी बिताता है, तो वो पछताता भी है कि तूने इतना गलत काम कैसे किया। तो यही बात तो उन्होंने कही थी, मुलायम सिंह यादव जी ने। तो उसकी आलोचना हुई क्योंकि वो एक राजनीतिक आदमी थे, जबकि मैंने उनको एक अच्छे इंसान के रूप में देखा। खैर चलिए दोस्तों, तो ये मेरा सुनाने का ये जो तात्पर्य था ना दोस्तों, मुलायम सिंह यादव जी का उदाहरण, ये आज मुझे याद आए मुलायम सिंह यादव जी की वो बात कि किरण चौधरी जी के भाषण को सुन के। किरण चौधरी जी अभी 2 दिन पहले सुरेंद्र जी की बरसी थी, तो उनके ऊपर तोशाम में कार्यक्रम था, और उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए हुए थे। हालाँकि काफ़ी लंबी वीडियो थी वो था, तो मैंने उसको उसको स्किप करने लग रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि इसमें मुलायम सिंह, ओ सॉरी, नसीब सैनी जी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं हरियाणा के। तो एकदम मुझे ये एहसास हुआ कि मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, और किरण चौधरी जी 35 मिनट लंबा भाषण दे रही है, तो ये थोड़ा-सा चौंकाने वाला हुआ। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक ही आदमी को अगर 35-35 मिनट सुनेंगे, एक ही नेता को, तो पता नहीं और भी कितने नेता होंगे। तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या ख़ासियत है कि वो 35 मिनट का भाषण देने लग रही है। तो मैंने वो भाषण सुना उनका। तो सबसे पहले जो मैं मुझे किरण चौधरी जी के उस भाषण में महसूस हुआ, जो सबसे पहली बात वो ये कि उनकी जो आवाज़ में कंपन था। तो वो कंपन मैंने महसूस किया कि ये कंपन क्यों है? जैसे आदमी किसी से विदा लेता है, या फिर उसे दुःख होता है किसी चीज़ को, और एक तरह वो रोता तो नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ भर्रा जाती है। तो फिर मैंने उस भाषण को और सुना कि ये इनकी आवाज़ में इतना कंपन क्यों है? तो सारा भाषण सुना, तो थोड़ा उस भाषण के बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने पहले तो भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने
काम विकास के कार्य नहीं करवा के दिए। जब वो तोशाम में आया करते तो उनको सीटी पीटी उनकी गुम हो जाया करती, उनका हौसला पस्त हो जाया करता, उनके पीछे मैं खड़ी रहा करती तो मैं उनको हौसला दिया करती। तो ये सोचा करते कि ये बला कब टलेगी। तो ये उन भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में काफ़ी कुछ कहा, लेकिन चलिए ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी, उन्होंने कहा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो राजनीति में चलता ही रहता है। और अगर इसकी वजह भी मैं वो करूँ तो उसका यही है कि किरण चौधरी जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि वो खुद बंशीलाल जी की पुत्रवधू थी और बंशीलाल जी विकास पुरुष रहे हैं हरियाणा के अंदर। उनको विकास पुरुष के रूप में जो उनकी छवि थी, तो उस छवि के नाते भी और उनके पुत्रवधू होने के नाते भी अपना अधिकार माना करती। लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नाते जब भूपेंद्र हुड्डा जी को ये लगा कि ये भी दावेदार है, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए उनको खुले लाइन लगा दिया। और ये राजनीति की वो होती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको अवॉइड किया या उनके काम नहीं करवाए, तो ये राजनीति में चलता रहता है। मैं भूपेंद्र हुड्डा जी की वो मानता। और अगर किरण चौधरी जी मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक संघर्षशील नेता रही हैं सारी उम्र, और वास्तव में वो एक लौह पुरुष की, विकास पुरुष की पुत्रवधू रही हैं। तो राजनीतिक विरासत तो जब इतनी बड़ी है तो सपना लेना तो बनता है उनका, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर चलिए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने सारे विकास कार्य गिनवाए हैं। तो सारे ये विकास कार्य गिनवाना, ये अपनी उपलब्धियों को गिनवाना, तो ये होता है कि मैंने जो आप लोगों ने वोट दिया तो मैंने ये काम भी करवाए। लेकिन उसके ऊपर मुझे दिखाई दिया कि वो विकास कार्य इतने ज़्यादा उन्होंने विकास कार्य करवाए। वो उन्होंने अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले तो वो बीजेपी ज्वाइन की है, तो इतने काम तो नहीं हो सकते एक ही उसमें विधानसभा क्षेत्र में। तो हो सकता है उन्होंने वो भूपेंद्र हुड्डा जी के भी टाइम में किए हुए, तो वो शायद वो अपने विकास कार्य गिनवाना चाह रही थी कि ये मेरे टाइम में किए हुए कार्य हैं। तो वो किए हुए तो होंगे शायद कांग्रेस की भी, लेकिन उन्होंने विकास कार्य गिनवाए। तो ये हर नेता की वो है। तो लेकिन इन सारी चीज़ों को जोड़ के न, और फिर उसके बाद उन कुछ ऐसी चीज़ें और चौंकाने वाली थी कि जो उन्होंने कही। एक उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो धर्मवीर जी के बारे में, जो बीजेपी के भिवानी और महेंद्रगढ़ से जो वो हैं सांसद हैं बीजेपी के, उनके बारे में वो भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, किरण चौधरी जी ने कहा कि आज धर्मवीर जी, भाई धर्मवीर जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो ये चौंकाने वाली बात थी कि वो उन धर्मवीर जी के बारे में कह रही हैं जो हमेशा ही चौधरी बंशीलाल के कट्टर विरोधी रहे हैं, उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं और उनको कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, और आज वो उनकी तारीफ कर रही थी। तो इसकी मुझे 2 वजह नज़र आई। एक तो वजह नज़र आई इस पार्टी की मजबूरी कारण। क्यों? क्योंकि आज ये किरण चौधरी जी भी बीजेपी में हैं और धर्मवीर जी भी बीजेपी में, तो तारीफ करने का तो उनकी मजबूरी भी थी। दूसरा फिर शायद ये भी हो सकता है कि जैसा उनकी आवाज़ में कंपन था, या जितनी वो मुख्यमंत्री जी के सामने भी उन्होंने 35 मिनट का भाषण दिया, हालांकि बाद में श्रुति चौधरी जी ने भी उनको टोक दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी के सामने 35 मिनट का भाषण देने का तात्पर्य ये है कि शायद मुझे लगा कि अब वो उनका विदाई भाषण है और मुख्यमंत्री जी ने उनको फ्री हैंड दे दिया है कि वो कितना भी टाइम चाहें बोल सकते हैं। जैसे खेलों के अंदर कोई रिटायर हो जाता है खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी, तो उसको अंतिम मौका दिया जाता है ये उसका। तो इसमें मुझे भी ऐसा लगा कि शायद उनको अंतिम मौका दिया गया है, और इसलिए उन्होंने धर्मवीर जी की भी तारीफ इसलिए की कि उसके बाद जो राजनीतिक विरासत है वो श्रुति चौधरी के पास जाएगी। श्रुति चौधरी के मार्ग में वो धर्मवीर जी वो ना बोए, कांटे ना बोए, किसी तरह का वो ना बोए, तो शायद उनकी तारीफ इसीलिए उन्होंने की। और इसका प्रमाण इस चीज़ से भी लगता है कि उन्होंने लास्ट में अपने कार्यकर्ताओं को या उस भीड़ को जो सामने थी उनको संबोधित करते हुए कहा था कि अब नए युग की शुरुआत होने जा रही है, और अब श्रुति चौधरी संभालेंगी, मेरी बेटी संभालेंगी राजनीति को, और मैं इसको अपने आप, मतलब इसको अपनी बेटी को आपको सौंप रही हूँ, यानी उस पब्लिक को सौंप रही है। उनका तात्पर्य ये था कि कि जैसे उनको जिताया इसी तरह श्रुति जी को भी जिताएं और वो उनका समर्थन करें और उनको एक राजनीतिक ताकत दें, ये उनका तात्पर्य था। तो इससे भी लगता है कि अब वो अपनी बेटी के भविष्य को बनाना चाह रही है, और अब उनको ये दिखाई दे रहा है कि जब राज्यसभा के चुनाव में उनको उपचुनाव में सिर्फ 2 साल का ही मौका दिया गया, जबकि वो उम्मीद कर रही थी कि अगले 2026 में जो होंगे उसमें भी उन्हीं को टिकट दी जाएगी, तो वो बीजेपी ने उनको नहीं दी।
तो इससे साफ नज़र आ रहा था कि किरण चौधरी जी को अभी एहसास हो गया है कि अब बीजेपी में उनके दिन हो गए ख़त्म, और वो अपना अंतिम विदाई भाषण दे। और वो इसी कारण मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज़ भी शायद भर्राई हुई थी। और वो मैंने तो पहले ही, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी दोस्तों, तब भी मैंने कहा था कि किरण चौधरी जी का बीजेपी के अंदर लंबा भविष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी बाहर के आए हुए नेताओं को ज़्यादा दिनों तक सहन नहीं करती, और यही उनके साथ भी हुआ कि उनको राज्यसभा की टिकट नहीं मिली दोबारा से। और अब उन्होंने मेरे हिसाब से अपने दिल में अपनी तरफ से एक रिटायर होने का मन बना लिया है कि अब उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी में उनका लंबा कैरियर नहीं है। और अगर श्रुति चौधरी जी को भी टिकट मिलती रहे, यानी उनको ये लगा कि अगर मेरी बेटी को भी टिकट मिलती रहे तो भी बहुत है, इसलिए उन्होंने शायद पीछे हटना ही मुनासिब समझा, और आज ये उन्होंने एक तरह से विदाई भाषण दिया। तो दोस्तों, तबीयत ठीक अभी नहीं हुई है तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, तो आज के लिए बस मैं यहीं विराम देता हूँ। हालांकि बहुत कुछ और भी कहना था, लेकिन चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ, इसी तरह का विश्लेषण लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।